हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू आई एस एन पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं अपने वर्ल्ड वॉर वन की डिस्कशन को। लास्ट लेक्चर में एक बात अगर मैं रिकॉल करवाऊँ, उस बात को मत भूलना। इस वॉर के वैसे तो बहुत अलग अलग मतलब एक चेन ऑफ इवेंट्स चल रहे थे जो कि अल्टीमेटली फिर जाकर फटे और पहला विश्व युद्ध होता है। लेकिन इमीडिएट कॉज जो था वो यही था कि जो एम्परर था ऑस्ट्रिया हंगरी का, जो बनने वाला था फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि हायर था फ्रांस जोसेफ का, इसका असैसिनेशन हो गया था एक बॉस्नियन सर्ब के द्वारा। तो ऑस्ट्रिया को लगा कि अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे यही रीज़न को बनाकर हम सर्बिया को मिटा देंगे, ठीक है। और जर्मनी ने उसका साथ दिया और रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब फ्रांस से कोई डायरेक्टली लड़ाई नहीं थी जर्मनी की, लेकिन क्योंकि वो रशिया का साथ दे रहा था तो उसने बोला अगर तुम फ्रांस को बोला अगर तुम रशिया का साथ देने आओगे तो हम तुम्हें भी लपेटेंगे। और ब्रिटेन एंटर कर गया जर्मनी को ये बोलता हुआ कि तुमने बेल्जियम टेरिटरी को लेकर तुमने ये बोला था कि हम न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन तुमने वहाँ पर इन्वेजन करी है फ्रीक्वेंटली, तो इस रीज़न की वजह से हम तुम पर वॉर डिक्लेयर करते हैं। यानी कि अब क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ रहा था कि जो दो कैंप्स अभी कुछ साल पहले बने थे अब वो आपस में लड़ेंगे। दो कैंप कौन कौन से? ट्रिपल अलायंस, जहाँ से कौन कौन सी कंट्री हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और कौन? इटली, है ना। और ट्रिपल एंटेंट, जहाँ से कौन कौन सी कंट्री हैं? रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो ग्रुप से समझ में आ गए तो अब लड़ाई भी समझ में आ जाएगी। कोर्स ऑफ द वॉर, कोर्स ऑफ द वॉर में सबसे पहले बात होती है दो जो ग्रुप है ये ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट, इसके बारे में। अच्छा, सेंट्रल पावर किसको कहा जाता है, ट्रिपल अलायंस की ट्रिपल एंटेंट? ट्रिपल अलायंस को, है ना, जिसमें कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, है ना, उन्हीं को कहा जाता है सेंट्रल पावर। अच्छा, अभी तक आपको ये सुनकर क्या लग रहा है कि ज़्यादा ताकतवर कौन है अभी इनमें से, मतलब किसका बोलबाला थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है अभी आपको? ट्रिपल अलायंस का, यानी कि जर्मनी वाले ग्रुप का ज़्यादा बोलबाला लग रहा है ना अभी तक, ठीक है। जो भी नेशंस, अच्छा वॉरिंग नेशंस का मतलब होता है जो भी नेशंस हु आर एट वॉर विद ईच अदर, ठीक है, उसको कहते हैं वॉरिंग नेशंस, या हु आर एट वॉर विद सम अदर नेशन हु आर इन्वॉल्व इन वॉर। दे वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। सेंट्रल पावर्स नंबर 1, इसके अंदर कौन कौन आता था? एक आपका जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी और तीसरा कौन था? इटली ना। अब सिनेरियो देखो चेंज हो जाएगा। अब याद रखना जब ये वॉर शुरू होता है, क्योंकि अभी तक क्या था, वॉर डायरेक्टली किसी पर डिक्लेयर नहीं करा गया था, मानते हो इतना? ये तो जब उसका मर्डर हुआ इसका फ्रांस फर्डिनेंड का, तभी ये वॉर जाके डिक्लेयर होता है। जर्मनी ने डिक्लेयर करा ना ये वाला वॉर रशिया के ऊपर, और ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था। अब देखो ग्रुपिंग्स बदलेंगी, और ग्रुपिंग्स अब जो आपको याद रखनी है नई वाली वो ये है, ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी तो भूखे बैठे ही हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी किसको मिटाने के लिए? सर्बिया को मिटाने के लिए। और जर्मनी किसको मिटाने के लिए? रशिया को मिटाने के लिए। इसका साथ दिया टर्की ने और बल्गेरिया ने, ठीक है। टर्की की अभी बात याद है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बताया था, जो बल्कान रिपब्लिक्स की उथल पुथल जो चल रही थी, ऑटोमन एम्पायर वगैरह जो था पूरा का पूरा, टर्की भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। बड़े सारे रिपब्लिक्स ऑटोमन एम्पायर को छोड़ के चले जा चुके थे, है ना, और टर्की की स्टेबिलिटी के ऊपर खतरा था बहुत ज़्यादा। हमने ये भी देखा था उस डिस्कशन के अंदर कि टर्की का ऐसा कोई मेजर दोस्त भी नहीं था, है ना। मतलब इन पावरफुल कंट्रीज में से कौन ही साथ दे रहा था टर्की का? ऐसा तो कुछ नहीं दे रहा था। टर्की पहले तो अपनी पावर्स को, अपने एम्पायर को फैलाता चला गया 18th सेंचुरी के अंदर, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। बाद में बल्कान वॉर्स जब होते हैं उसकी वजह से जो टर्किश एम्पायर था
वो डिक्रीज हो गया साइज में। याद है वो ट्रीटी ऑफ लंदन और वो ये जो ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट जो थी, है ना। अब क्या होता है, नया ग्रुप जो बना उसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की और बल्गेरिया ने उसको ज्वाइन कर लिया। अभी तक इसके अंदर कौन सी पावर थी, एक और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली से बना था, है ना। लेकिन अभी तक की डिस्कशन में आपने इटली का कोई रोल देखा था कि इटली कहीं इन्वॉल्व है या कुछ भी ऐसा कुछ है? बताओ। नहीं, बस नाम नाम के लिए थ्योरेटिकली लिखा हुआ था ना अभी तक हम जो पढ़ रहे थे। इटली का कोई रोल तो कहीं भी देखने को नहीं मिला। कुछ भी आपने सुना कि इटली के ऊपर किसी ने कब्जा करा हो या इटली ने करा हो किसी के ऊपर कब्जा? जैसे ही वर्ल्ड वॉर अनाउंस होता है ना श्रेया, इटली की हालत खराब हो जाती है। इटली कहता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये ग्रुप, मुझे नहीं लड़ना। तो इटली विच वॉज अर्लियर विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हैड लेफ्ट, ताकि वो अब एक जगह थी इटली के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न इटली में, ट्रेंटिनो, इसको रिकवर कर सके, जहां पर इटालियंस जो थे वो मेजॉरिटी में रहते थे, बट इट रिमेन्ड एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय जर्मनी। इटली चिढ़ा क्यों? इटली बड़े टाइम से ट्रेंटिनो की डिमांड कर रहा था कि हमें दे दो, मैं तुम्हारे ग्रुप का ही तो पार्ट हूँ। लेकिन ट्रेंटिनो में जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द इटालियंस जो रहते थे, इसके ऊपर किसका कंट्रोल था? मैं कब्जा तो नहीं कहूँगा क्योंकि अब तो एक ही ग्रुप के पार्ट है, लेकिन कंट्रोल किसका था? ऑस्ट्रिया हंगरी का। अब जब एक बार बताओ तुम एक ही ग्रुप के पार्ट हो तो एटलीस्ट वो एरिया जो इनका है वो तो इनको दे दो, है कि नहीं? हाँ कि ना? अब इसने ये जब ट्रेंटिनो की डिमांड करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी तो सुनता ही नहीं था। अब एक और पावरफुल कौन सी कंट्री बची फिर इनके ग्रुप में जब ऑस्ट्रिया हंगरी नहीं सुन रहा? तो इटली, एक तो खुद है जर्मनी, है ना। जर्मनी भी इसकी डिमांड को सपोर्ट नहीं करता था। इसने छिड़के मारे इस ग्रुपिंग को छोड़ दिया, जिसका नाम क्या था? सेंट्रल पावर का ग्रुप है, फिर ट्रिपल अलायंस का ग्रुप। अब जब वॉर होता है ना, तब इटली अपने रंग दिखाता है इसमें। श्रेया कहता है मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, आप लोग लड़ो। तो इटली रिमेन्ड अ न्यूट्रल कंट्री व्हेन द वॉर ब्रोक आउट। लेकिन शुरू में डिक्लेयर तो कर देता है अभी, लेकिन हमें बहुत सारी कंट्रीज के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तो 4 साल का लंबा युद्ध है ना, 1914 से लेकर 1918 तक, है ना। तो इटली रिमेन्ड अ न्यूट्रल कंट्री व्हेन द वॉर ब्रोक आउट, बट इट डिसाइडेड टू एंटर द वॉर, इस होप में कि शायद से उसकी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी है, कौन सी है? ट्रेंटिनो, इसको ये रिकवर कर सके। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने एक सीक्रेट ट्रीटी साइन करी, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने एक सीक्रेट ट्रीटी साइन करी। अब मुझे एक बात बताओ, इटली अभी तक किसकी साइड था? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की साइड था ना। और ब्रिटेन और फ्रांस अगेंस्ट थे उसके। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का एक ग्रुप था क्या नहीं था? बताओ श्रेया, इसमें ट्रिपल एंटेंट। ये ब्रिटेन और फ्रांस जो कि ट्रिपल एंटेंट के पार्ट थे, रशिया इनके साथ एक सीक्रेट ट्रीटी साइन, सॉरी इटली इनके साथ एक सीक्रेट ट्रीटी साइन करता है, जिसका नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ लंदन। कब? अप्रैल 1915 में। अब कंफ्यूज मत हो ना, हम ट्रीटी ऑफ लंदन जो है उसको पहले भी पढ़ चुके हैं ड्यूरिंग फर्स्ट बल्कान वॉर, है ना, जहाँ पर अल्बानिया क्रिएट हुआ था और दूसरे बल्कान स्टेट्स जो थे उन्होंने मैसेडोनिया को आपस में बांट लिया था, और टर्की का हिस्सा सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल तक रह गया था सीमित, याद है।
ये दूसरी बार ट्रीटी ऑफ लंदन साइन होने जा रही है किसी और कंटेक्स्ट में, अप्रैल 1915 में। अब ये क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुका है। बताओ, अगर हम लोग बात कर रहे हैं अप्रैल 1915 की, यहां पर इटली ने क्या दगाबाजी करी कि नहीं करी, और करी तो कौन से अलायंस के साथ करी ये भी बताओ। ट्रिपल अलायंस के साथ ना। अब देखना ये लाइन देखो जरा, इटली एग्री टू एंटर द वॉर अगेंस्ट द सेंट्रल पावर्स, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ लंदन में फ्रांस ने और ब्रिटेन ने इटली को ये आश्वासन दिया, ये भरोसा दिया कि ठीक है, अगर तुम हमारा साथ देते हो, सेंट्रल पावर्स के अगेंस्ट खड़े होते हो, तो जब ये वॉर खत्म हो जाएगा हम तुम्हें तुम्हारी जो टेरिटरी है वापस दिलवा देंगे। कौन सी? ट्रेंटिनो। कुछ ज़्यादा ही पागल नहीं लग रहा है इस टेरिटरी के पीछे इटली आपको, कि इसके चक्कर में दगाबाजी भी कर बैठा। पहले बोलता है कि वॉर के अंदर एंटर नहीं करूंगा, फिर कहता है न्यूट्रल पोजीशन रखूंगा, फिर जाकर अपने ही दोस्तों यारों के खिलाफ जाकर खड़ा हो गया। यानी कि अब जो मेरे को ग्रुपिंग देखने को मिलती है, अगर कोई अब मुझसे पूछे तो मैं क्या क्या कहूंगा, अभी तक जो मेरे को सुनने को मतलब देखने को मिल रहा है, ट्रिपल अलायंस में अब कौन कौन है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की और बल्गेरिया। ट्रिपल एंटेंट में अब कौन कौन है? रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली। और इटली लेटेस्ट एंट्रेंट कैसे बना ट्रिपल एंटेंट का? थ्रू विच ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ लंदन। टर्की क्यों चला गया ट्रिपल अलायंस के अंदर? बिकॉज ऑफ विच वॉर्स? बल्कान वॉर्स। अब हम बात करते हैं कुछ एलाइज की। 9 स्टेट्स, 9 कंट्री ऐसी थी जो कि सेंट्रल पावर्स को अपोज करते थे। फिर से रिपीट करो, अब सेंट्रल पावर के अंदर कौन कौन है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की और बल्गेरिया, ठीक है। 9 कंट्रीज इस ग्रुप को अपोज करती थी। रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली। यहां तक तो आप जानते ही हो, अभी मैंने पढ़ाया। और ये अगर इस ग्रुप को मेरे को अगर कहना हो तो मैं क्या नाम दूंगा अभी? रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ट्रिपल एंटेंट। मैं अब जो कंट्रीज के नाम बोलने जा रहा हूं इन चारों के अलावा, आप उसको अभी मत समझना ट्रिपल एंटेंट का पार्ट। बस आप ऐसे समझ लो कि वो एडिशनली ट्रिपल एंटेंट को सपोर्ट देते थे, कि कल को वो ये कहते थे कोई भी चीज हुई तो हमें अपने ग्रुप का पार्ट ही मानना। ट्रिपल एंटेंट ज्वाइन नहीं करा है, लेकिन वो क्या बोलते थे? हमें अपने ग्रुप का पार्ट ही मान लेना, हम तुम्हारे साथ ही हैं, ठीक है। रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली क्या है? अभी ट्रिपल एंटेंट के पार्ट है। एडिशनल सपोर्ट किस किसने दिया? 4 तो ये हो गए ना, 5 और है कंट्रीज, क्योंकि टोटल 9 है। एक है यूएस, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा है सर्बिया, चौथा है रोमानिया और 5वां है ग्रीस। बेल्जियम क्यों जाकर इनके साथ ग्रुप में है, समझने की कोशिश करो। मैं एक एक चीज समझाता हूं। बेल्जियम क्यों है इनके साथ? याद है वो ब्रिटेन एंटर इसी बात पे करा था कि जर्मनी ने बेल्जियम को इन्वेड करा है टाइम टू टाइम, है ना। और सच में करा ही होगा, तभी तो वो उसके ग्रुप में जाकर मिलके चले है कि नहीं? पता करो बीच में। सर्बिया छिड़ा ही हुआ था ऑस्ट्रिया हंगरी वाले ग्रुप से। ऑस्ट्रिया हंगरी टाइम टू टाइम इन्वेजन करता रहता था और सपने बनाए थे कि इसको मिटा देंगे, है ना। और जो वो बंदा था जिसने मर्डर करा, वो भी बॉस्नियन सर्ब था, तो उसको एक और ज़्यादा रीज़न मिल गया था सर्बिया को मिटाने का, है ना। रोमानिया और ग्रीस बर्बाद थे बल्कान वॉर्स के चलते, राइट। और अमेरिका का इंटरेस्ट क्या था?
आप बोलोगे कि सर अमेरिका के बारे में नहीं बताया आपने। अमेरिका का इंटरेस्ट ये था, अभी आप देखोगे, अमेरिका न्यूट्रल रहना चाहता था और वो ये कहता था कि हम सिर्फ मॉरल और वैल्यूबल मटेरियल एड देते रहेंगे ब्रिटेन और फ्रांस को एज अ मतलब एक फ्रेंडशिप के जेस्चर की तरह। अभी उसका कोई मकसद नहीं, अगर मकसद होता तो वो डायरेक्टली एंटर कर जाता, राइट। लेकिन दोनों युद्ध का परिणाम तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ यूएसए के एंटर होने से ही मतलब बदलेगा। दोनों युद्ध इन द सेंस कि मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की। अमेरिका जब तक चुप है तब तक चुप है। तो चलो आगे देखते हैं। अब क्या होता है जब आप झुंड में होते हो ना, तो आपके हौसले कुछ ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं और हो सकता है आप उतने पावरफुल ना भी हो, लेकिन आपको ये लगता है कि चलो कोई भी बात हुई तो दूसरे मेरे सपोर्ट में बोल पड़ेंगे। जब रोमानिया और ग्रीस इन सारी कंट्रीज का जाके पार्ट बने तो करा क्या, रोमानिया और ग्रीस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया सेंट्रल पावर्स के ऊपर इन 1916 एंड 1917। रोमानिया ने डिक्लेयर करा 1916 में, ग्रीस ने 1917 में। वो अलग बात है कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत कम पार्ट प्ले करा, रोमानिया और ग्रीस ने। ज़्यादातर जो अमेरिकन थे, अमेरिका की सरकार ना श्रेया चाहती थी इसमें कि वो इन्वॉल्व हो जाए गौरव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, लेकिन ना एक्चुअली जो उसको प्रेशर था ना, अगर हम लोग रियल बात करें, अमेरिकन ने सरकार के ऊपर दबाव बना रखा था, मतलब सिटीजन्स ने, कि नहीं ये टाइम नहीं है, आपको क्या लेना देना, आप क्यों एंटर कर रहे हो। बड़े सारे अमेरिकन ये चाहते थे उनकी कंट्री न्यूट्रल रहे। तो शुरू के 3 सालों के अंदर यूएसए ने सिर्फ मॉरल सपोर्ट और वैल्यूएबल मटेरियल सपोर्ट दिया है ब्रिटेन और फ्रांस को। यानी कि यूएसए की दोस्ती किससे है ट्रिपल एंडेंट के ग्रुप में, ब्रिटेन और फ्रांस से, रशिया से इतनी ज़्यादा नहीं है। और शुरू के 3 साल को मैं क्या क्या बोलूं, 1914 से 1915 तक पहला साल, 1915 से लेकर 1916 तक दूसरा साल, 1916 से लेकर 1917 तक तीसरा साल। यानी कि श्रेया 18 तक तो वॉर ही चला है। लास्ट ईयर एंटर करके कुछ कर दिया होगा, परिणाम बदल दिया होगा, है ना। ठीक है, मैंने आपको जर्मनी की एक एम्परर के बारे में बताया था जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रूलर माना जाता है, केसर विल्हेम II, याद है। ऐसे ही रशिया का एक एम्परर था, ये भी बहुत तगड़ा था, जार निकोलस II। TSAR इसकी स्पेलिंग होती है, लेकिन T इसके अंदर साइलेंट होता है और SAR को प्रोनाउंस करा जाता है एस जार, ZAR ऐसे करके, मतलब प्रोनाउंसिएशन में जार आता है। तो उसका नाम था बंदे का जार निकोलस II। वेरी क्रूअल लीडर। तो जार ने एक ना बीच में शांति व्यवस्था लाने के लिए कुछ प्रयास करे। जार निकोलस II कहाँ का लीडर था, रशिया का। इसने सजेस्ट करा पावर्स को कि इन सबको मिलना चाहिए और एक शांति व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए पूरी दुनिया में। ये वॉर लड़के कोई फायदा नहीं है, मतलब इसके मन में एक बार को आया और इसने मीटिंग भी बुलाई। तो 2 पीस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, एक होती है हेग होलैंड में 18, एक तो होती है 1899 में, एक होती है 1907 में। लेकिन सिर्फ रशिया के मानने से क्या होता है, रशिया के शांति व्यवस्था होनी चाहिए, बाकी कंट्रीज भी तो रेडी हो, राइट। इसका कुछ परिणाम निकला नहीं। अगर ये निकल जाता तो क्या पता लीग ऑफ नेशन यही बन जाता, राइट श्रेया, क्यों इसमें, मतलब इस तरह की बॉडी कोई, मतलब लीग ऑफ नेशन नाम होता कि नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की बॉडी बन जाती, क्या पता कोई, है ना। लेकिन सारी कंट्रीज अभी अपने आप को बर्बाद करवाने के चक्कर में रेडी थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1 साल के बाद, बस 1.5 साल के बाद बना लेंगी फिर ये, जब बर्बाद होकर चली आएंगी। अभी
अब बात करते हैं वॉर इन द वेस्टर्न फ्रंट या फ्रेंच फ्रंट। जो जर्मनी था, आपको पता है ना, मैंने आपको मैप दिखाया था, यहाँ पर देख लो, जर्मनी बिल्कुल बेल्जियम के बगल में है और नॉर्थ सी को क्रॉस करके फिर ब्रिटेन आ जाता है। जर्मनी का मैप देखते हैं ज़रा एक बार को। ये है जर्मनी, ये है बेल्जियम, ये है यूके। बेल्जियम का साथ कौन दे रहा है? बेल्जियम और यूके कौन से ग्रुप में? एक ही ग्रुप में है ना, ठीक है। जर्मनी बगल में। जर्मनी के ऊपर आरोप क्या लगते रहे हैं? ब्रिटेन क्यों एंटर कर रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर? कि जर्मनी किसकी इन्वेजन करता रहता है? बेल्जियम की। जर्मनी ने खुंदक में आके जो बेल्जियम के लोग जो रेजिस्ट कर रहे थे जर्मनी की इन्वेजन को, जर्मनी ने तगड़ी तरीके से जो रेजिस्टेंस थी बेल्जियम के जो भी लोग थे, जो भी रूलर्स थे, जो भी आर्मी थी, उन सबको मिटा दिया। अब इसके चलते जर्मनी को रोकने के लिए क्या हुआ? एलीज की साइड पे, और ये एलीज अब किसको बोला जा रहा है? ये 9 कंट्रीज के ग्रुप को बोला जा रहा है एलीज, है ना। एक्चुअली में इनका नाम क्या है वैसे? ओरिजिनल नाम ट्रिपल एंटेंट। ऑन द साइड ऑफ द एलीज जो पूरा का पूरा जो बर्डन था वो फ्रेंच आर्मी पर शिफ्ट हो गया कि वो रोकेंगे किसकी फोर्सेस को? जर्मन फोर्सेस को। क्यों रोकेंगे? आपको कहाँ दिख रहा है सबसे पास? कौन सा एली? ये एक बार बताओ। ये सारी की सारी कंट्री। ऑस्ट्रिया किसका पार्ट है? मतलब ब्रिटेन, जर्मनी का ही पार्ट है, ये जर्मनी के ही दोस्त है ना। बगल में देखो चेक रिपब्लिक, पोलैंड, इनका कुछ लेना देना है? नहीं। नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इनका कुछ लेना देना है? बिल्कुल नहीं। डेनमार्क, स्वीडन, कुछ लेना देना है? नहीं। यूके दूर बैठा है। अब बगल में जर्मनी को रोकने वाला चिपक्यू टेरिटरी कौन है जो रोक सकती है इस बेल्जियम में वो करने से, इन्वेजन करने से? फ्रांस ना। यूके को भी तो नॉर्थ सी पार करके आना पड़ेगा ना बेल्जियम की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इमीडिएटली अगेन यहाँ पर देखो, फ्रांस यहाँ तक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी कंट्री दिख रही है? बेल्जियम। इसलिए पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो फ्रेंच फोर्सेस के ऊपर आ गई। बाकी सारी क्योंकि कंट्रीज की फोर्सेस अलग अलग युद्ध में इन्वॉल्व थी, अलग अलग देशों के साथ। और 1 महीने के अंदर पेरिस पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। यानी कि फ्रेंच फोर्सेस लड़ने गई थी जर्मनी से। जर्मनी ने बेल्जियम की इन्वेजन तो कर ही ली, इसके साथ साथ किसको मिटा के रख दिया? फ्रेंच आर्मी फोर्सेस को। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। मतलब नया ग्रुप बनने के बाद अभी पहला वॉर था, है ना। और किसने एक बारी वॉर मतलब ना हो आगे, इसके लिए किसने रिस्पॉन्स लिया था, एफर्ट लिया था? रशिया ने, रशिया के लीडर ने, ज़ार निकोलस II ने 2 पीस कॉन्फ्रेंसेस करवाया था, करवाने की कोशिश करी थी उसने, पोलैंड में, हेग में, 1899 में और 1907 में। लेकिन उसका कुछ रिजल्ट निकला क्या? नहीं। इनमें आप कंफ्यूज मत होना। ये जो नाम आते हैं ना, जैसे अभी ये नाम है बैटल ऑफ टेनिसबर्ग, बल्कान वॉर्स या ऑटोमन एम्पायर, ये धीरे धीरे करके आप मैप देखते चलोगे आपको कवर हो जाएगा। आप ना बिल्कुल इसको ऐसा मान के चलो कि जो चीज़ हम जैसे सुनते नहीं है फ्रीक्वेंटली तो वो हमें थोड़ा सा वैसा लगता है, टफ लगता है। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको बिल्कुल ईजी लगेगी हमेशा एज़ कम्पेयर टू मेडिवल या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि सेम जगह के नाम जो हम आज सुन रहे हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में है, लेकिन एंशिएंट मेडिवल में उनके नाम कुछ और होते हैं। मेडिवल फिर भी आपको चलो ठीक लगेगी, एंशिएंट में आपको पूरा का पूरा चिट्ठा बनाना पड़ेगा। अच्छा ये साइट थी, आज के टाइम में ये इसको ये बोला जाता है, उस टाइम पर ये साइट मिलती थी, आज के समय में ये इस स्टेट में सिचुएटेड है, इसका नाम ये है।
तो इसलिए ये चीज़ है कि मतलब आपको जो वर्ल्ड वॉर में जो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, ये शहर, ये कंट्रियाँ, इनके नाम बदल गए हैं बहुत सारी जगह पर, आप जानते नहीं हो। तो ये मैप ओपन कर करके आप रिवीजन करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे इस वॉर को जानना है। अब आपको यार क्या है, इतने सारे शहरों के नाम याद करने हैं, तो अब आपने अपने आप को अंदर से मार लिया, तो फिर आपकी कौन ही मदद कर सकता है कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। बैटल ऑफ टेनिसबर्ग एंड बैटल ऑफ मार्ने, ठीक है। देखो, मैं उस 12th क्लास के चैप्टर की बात कर रहा था आपसे कल, श्रेया याद होगा, द लास्ट लेसन, एम हेमेल वाला जो इंग्लिश का चैप्टर था। उसके अंदर जो हम लोग जब बात करते हैं लिटिल फ्रांस की, जो लड़का था वो, उसका नाम था लिटिल फ्रांस, वो एम हेमेल की क्लास इसलिए नहीं जाता था, उसको बड़ा अच्छा लगता था। उसके अंदर एक लाइन आती थी, वो प्रूशियन सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखना चाहता था। ड्रिलिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज करता हुआ देखना चाहता था। अब सवाल ये उठता है, वो प्रूशियन सोल्जर्स कौन थे? प्रूशिया एक्चुअली किसकी जगह थी बताओ, रशिया की कि जर्मनी की? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, किसकी? नहीं, लगता है प्रूशिया सुनने से रशिया का। प्रूशियन जगह एक्चुअली, जो प्रूशिया जो कंट्री, जो टेरिटरी थी, वो जर्मन टेरिटरी थी, ठीक है। तभी तो वो चैप्टर किसके बारे में है श्रेया बताओ? फ्रांस और जर्मनी के बारे में ना। अगर उस चैप्टर के अंदर जिक्र हो रहा है प्रूशियन सोल्जर्स, तो यानी कि कौन थे सोल्जर्स? जर्मन सोल्जर्स। आज के बाद तो नहीं भूलोगे इस चीज़ को। प्रूशिया का कुछ लेना देना है क्या रशिया के साथ? नहीं। प्रूशिया किसकी टेरिटरी है? थी मतलब जर्मनी की। इट वॉज अ जर्मन स्टेट लोकेटेड ऑन मोस्ट ऑफ द नॉर्थ यूरोपियन प्लेन। कुछ सर्दर्न और ईस्टर्न इससे भी ऑक्यूपाई कर रखे थे। आज के समय में अगर आपको जानना है कि प्रूशिया कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो प्रूशिया एक जगह पर देखने को नहीं मिलेगा आपको, बड़े सारी जगह पर देखने को मिलेगा। जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, रशिया, लिथुआनिया, इतना बड़ा था प्रूशिया। अब चलो इसका मैप भी देख लेते एक बारी, उस ज़माने का प्रूशिया क्या है। कंट्रीज, हाँ, आज के समय में मतलब कौन कौन सी कंट्रीज है ना ये, मतलब प्रूशिया छोटा सबका पार्ट रह चुका है। नंबर 1 जर्मनी, इसका तो मेन ही था। पोलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, CZECH, चेक की स्पेलिंग है CZECH, रशिया और लिथुआनिया, LITHUANIA, LITHUANIA, लिथुआनिया। लिख लिया? ठीक है। यहाँ पर अब प्रूशिया को ज़रा देखते हैं। पहले इसका ये रफ मैप देख लो ज़रा, जिसमें सिर्फ कलर है, टेरिटरीज पे मत जाओ। ये दिख रहा है आपको पूरा ब्लू और ये स्किन कलर का, ये पूरा काफ़ी बड़ा है कि नहीं है? ये ग्रीन वाला पार्ट अभी देख रहे हो, इसके अंदर क्या क्या है आसपास? जरा टेरिटरी देखो जरा इसकी। बेल्जियम और ये नीदरलैंड्स की बाउंड्री को टच कर रहा है, स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी है, रशियन एम्पायर है, पूरा का पूरा। और बगल में इसके 2 समुद्र हैं, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। यानी कि क्या ये भी कम है क्या ऑटोमन एम्पायर से इन टर्म्स ऑफ साइज, एरिया, इन्फ्लुएंस? नहीं। लेकिन अब ऑटोमन एम्पायर की तो अस्थि रही नहीं है ना। अब बोलबाला किसका है? अब प्रूशिया का। अब रशियन फोर्सेस जो हैं वो इन्वेड करती हैं ईस्ट प्रूशिया को, यानी कि ईस्ट प्रूशिया को इन्वेड करके रशियन फोर्सेस ने किसको चुनौती दी? जर्मनी को, है ना। जर्मनी ने, अच्छा एक बात मैं बता दूं श्रेया, जो मैंने अभी आपको कंट्रीज लिखवाई है वो हम ये जान रहे थे कि प्रूशिया आज के समय में कहाँ देखने को मिलेगा दुनिया में, ठीक है। उस टाइम पर टोटल तरीके से वो जर्मन एम्पायर का पार्ट है, ओके। तो
जर्मनी ने डिफीट करा इसको डिसाइसिवली। इनको लगा था कि आराम से घुस जाएंगे, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। अब क्या होता है, एक बैटल होता है सितंबर 1914 में, बैटल ऑफ मार्ने। इस बैटल के अंदर फ्रेंच फोर्सेस सक्सीडेड इन पुशिंग बैक द जर्मन्स। कहाँ आ रहे थे जर्मन्स? पेरिस के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था ना, अभी हमने देखा था यहाँ पर, मतलब पेरिस तक अंदर घुसने चले आए थे और पेरिस काफी ज्यादा तबाह हो चुका था, राइट। बैटल ऑफ मार्ने जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बैटल रहा है फॉर ट्रेंच वॉरफेयर। सवाल ये उठता है कि जर्मन फोर्सेस को फ्रेंच फोर्सेस अकेले भगा कैसे पाई? फ्रेंच फोर्सेस ने क्या करा था, ध्यान से सुनना। इनकी रणनीति थी कि ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, और वो छोटे छोटे स्टेप्स का नाम था ट्रेंच वॉरफेयर। ट्रेंच का मतलब क्या होता है? नाला, गटर या गड्ढा, राइट। इन्होंने गड्ढे बनाए। अब सामने से अगर जैसे लड़ रहे हैं मान लो, तो सामने की फोर्सेस आएंगी, यहां से आपकी फोर्सेस जाएंगी, आप इक्वल फुटिंग पे खड़े हुए हो। लेकिन अगर आप गड्ढे बनाकर अगर आप आक्रमण करो तो दुश्मन को अलग अलग हिस्से पे रोक सकते हो, प्लस गड्ढों में आप अपना जो सामान है वो स्टोर करके रख सकते हो, और आपको एक सीक्रेट हाइडिंग की जगह भी मिल सकती है। इससे आप कर क्या सकते हो? अपने सामान को बचा सकते हो, स्ट्रैटेजिक तरीके से वॉर के बारे में सोच सकते हो, प्लस आपकी अलग अलग यूनिट जो हैं अलग अलग जगह पर थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पर गड्ढे खोदकर आप दुश्मन आर्मी को अंदर घुसने से रोक सकते हो, राइट। अब जैसे एक टेक्निक याद करो ना, वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भूल गए? हाथी को कैसे फंसाया जाता था? ऐसे ही ना, पत्तों वत्तों का गड्ढा बिछाकर, ताकि एक बार बस वो ट्रैप हो जाए उसके अंदर, उसके बाद उसको मार मार के खा जाएंगे। होता था ऐसा कि नहीं होता था? अब ट्रेंच वॉरफेयर के बारे में जानो। ट्रेंचेस या गड्ढे जिनको खोदा जाता था ट्रूप्स के द्वारा, इस वजह से ताकि सोल्जर्स जो हैं उनको एक सेफ स्टैंड मिले एंड वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम एनिमी फायर। मेन लाइन जो ट्रेंचेस की थी, देवर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कि ये जो सोल्जर जो आपको दिख रहे हैं इमेजेस के अंदर, ये इधर से उधर जाकर गड्ढों में कनेक्ट हो सकते हैं ना एक दूसरे से। अब ये एक नया ब्रेन चाइल्ड था फ्रेंच फोर्सेस का, और ट्रेंच वॉरफेयर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेन लाइन्स ऑफ ट्रेंचेस वर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टू द रेयर बाय अ सीरीज ऑफ लिंकिंग ट्रेंचेस थ्रू विच फूड, एम्यूनिशन मतलब गोली और ये बारूद वगैरह, ये बंदूकें, फ्रेश ट्रूप्स, कोई भी मेल आए और ऑर्डर जो आए जो डिलीवर होने हैं, ये सारे इन गड्ढों के रास्ते पहुंचाए जा सकते हैं। समझ गए? तो क्या मैं इसको एक स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर का पार्ट मानूं, इस ट्रेंच वॉरफेयर को? बिल्कुल, स्ट्रेटजी तो ये है ना श्रेया, बताओ। ये था बैटल ऑफ, सबसे पहले ट्रेंच वॉरफेयर कौन से बैटल में मतलब ये देखा गया आपका? ये बैटल ऑफ मार्ने है ना। और ऐसे ही एक जगह पर जब ये फ्रेंच फोर्सेस लड़ रही थी, वो जगह था टेनिसबर्ग, और वहाँ पर एक दूसरा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ टेनिसबर्ग। इसको वैसे क्योंकि साथ में यूज़ करा जाता है, लेकिन मेन क्योंकि मारने वाला बैटल था, तो इसलिए हम लोग इसको बैटल ऑफ मारने से डिनोट करते हैं। हेडिंग में उन्होंने दोनों दे दिया, बैटल ऑफ टेनिसबर्ग। अब जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, एक मिनट ये रुकना, यहाँ पर देखो, बैटल ऑफ टेनिसबर्ग किसके बीच में लड़ा गया था? अगेन रशिया और जर्मनी के बीच में, ठीक है। लेकिन
ये कोई मतलब प्रोमिनेंट वॉरफेयर आपको समझाने के लिए अभी उन्होंने यहाँ पर आपको नहीं बताया है। उन्होंने बस बेसिकली आपको क्या बताया कि यहाँ पर ट्रेंच वॉरफेयर इधर भी यूज़ हुआ था, लेकिन सबसे पहले आप कहाँ बोलोगे, बैटल ऑफ मार्ने। और टेरिसबर्ग है कहाँ पर, जर्मनी का पार्ट है, ठीक है। इट इज़ अ टाउन इन जर्मनी। अगले बैटल की तरफ बढ़ते हैं। बैटल ऑफ वर्दून। बिटवीन फरवरी एंड जुलाई 1916 जर्मन्स ने वर्दून को अटैक करा। वर्दून एक प्रकार का बहुत बड़े साइज का किला था, एक फोर्ट्रेस था फ्रांस के पास, फ्रेंच फोर्सेस के अंदर आता था वो, ठीक है। अब ये बैटल काफी लंबे समय तक चला, लगभग 5 महीने तक। इन द 5-month बैटल ऑफ वर्दून 2 million men took part and half of them were killed। 10 लाख लोग मारे गए थे इस बैटल में। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट था ये, 10 लाख। अब इससे जो ब्रिटेन था वो जर्मनी से काफी ज्यादा खफा हुआ और वो फ्रांस की मदद करने आता है नियर रिवर सोमे। अब सोमे नदी के किनारे 4 महीने का और युद्ध चला, जिसको बोला जाता है 4 month लॉन्ग बैटल ऑफ सोमे। पहले ही दिन जिसमें ब्रिटेन ने अपने 20,000 सैनिक मरवा डाले इस युद्ध के चलते, पहले दिन। लेकिन इसके चलते हुआ क्या, ये जो बैटल था इट अल्टीमेटली टर्न इन द फेवर ऑफ एलिस। यहां लिखा भी हुआ है, देखो। बैटल ऑफ वर्दून हाउएवर डिसाइडेड द फॉर्च्यून्स ऑफ द वॉर इन द फेवर ऑफ द एलिस। कि इस युद्ध को लड़कर हमें क्या मिलेगा, क्या कुछ फायदा है भी कि नहीं है। अब वेस्टर्न फ्रंट में हमने फ्रांस के खिलाफ या फिर फ्रेंच फोर्सेस के साथ मिलकर वॉर देख लिया। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न फ्रंट पर, जहां पर है रशिया। ईस्टर्न फ्रंट में रशियन ट्रूप जो थे उन्होंने लगातार ऑस्ट्रियन ट्रूप्स को हराया। और ऑस्ट्रिया वाला ग्रुप कौन था, ट्रिपल अलायंस। कौन कौन था यहां पर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की और बल्गेरिया। रशियंस ने बार बार यहां पर ऑस्ट्रियंस को हराया, बट रशियंस वर इन टर्न डिफीटेड बाय जर्मन्स। ऑस्ट्रिया को हमेशा कौन सपोर्ट देता था कि कुछ भी हो जाएगा हम देख लेंगे। सर्बिया के केस में भी यही कहा था ना जर्मनी ने, कि अगर ऑस्ट्रिया को ये बोला था ना कि अगर तुम विश्वास रखो कोई बात नहीं, तुम सर्बिया की इन्वेजन का प्लान बनाओ, अगर बीच में रशिया आते तो हम देख लेंगे उसे। रशियंस जर्मन से हारते थे। अब उस टाइम पर रशिया के पास क्या था, रशिया हैड द वर्स्ट ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड आर्मी एंड देयरफॉर रशियन लॉसेस वर ग्रेटेस्ट। जर्मनी के सामने वो कुछ भी नहीं थे। 1917 में क्या हुआ, रशिया में जो लीडर नहीं था वो जार निकोलस II, मैं आपको जो बता रहा था, वो 1 पार्टी सिस्टम चलाता था, काफ़ी क्रूअल रूलर था, मैंने आपको ये भी बताया। तो जो ज़ारिस्ट रिजीम थी, यानी कि जार निकोलस II का जो रूल था रशिया के अंदर, इट वाज ओवरथ्रोन इन अ रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन को क्या कहते हैं हम लोग, रशियन रेवोल्यूशन। और याद है चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द मेजर आउटकम ऑफ वॉर वाज रशियन रेवोल्यूशन, याद है? हाँ, ये जो बैटल ऑफ वर्दून हुआ, एक हुआ ये वर्दून में और एक हुआ बैटल ऑफ सोमे। हाँ, बैटल ऑफ सोमे नदी पे हुआ था। मतलब वो ना ब्रिटेन एंटर कर गया था, एक नदी थी सोमे, वहां पर उन्होंने जर्मनी की से लड़ाई करी। अब उनको नहीं पता था कि 4 महीने तक ये लंबी लड़ाई चलेगी। सर 2 बैटल्स हुई ना, इन्होंने केवल बैटल ऑफ वर्दून लिखा है।
हाँ, हेडिंग में वो लिखा है अंदर, मतलब उसके साथ आप ऐसा करके लिख देना, बैटल ऑफ वर्दून एंड बैटल ऑफ सोमे। अब जैसे उन्होंने पहले वाले में लिखा बैटल ऑफ मार्न एंड टेनिसबर्ग के बारे में लेकिन एक्सप्लेन नहीं करा, बस वो ये बताना चाहते थे कि टेनिसबर्ग के अंदर भी ट्रेंच वॉरफेयर यूज हुआ था मेथड। हाँ, देखो पता है क्या, एक बात मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको वो बुक नहीं दिखा रहा था उस दिन के, मैं कॉलेज में वो पढ़ता था वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो उसमें ना जैसे क्या है कि बहुत छोटे इवेंट के जो थे ना, 12-12 घंटे के जो वॉर चले हैं, एक एक दिन के जो वॉर चले हैं, सबको कुछ ना कुछ नाम दे डाला है उसने, बहुत बड़ी मतलब एक रिपीटेड इवेंट्स के, ये वॉर वो वॉर ऐसा करके ये चला वो चला। अब हमें सारा लर्न नहीं करना होता, इसलिए यहाँ पर जो कभी भी कोई भी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को आपको बताता है ना, तो वो मटेरियल को कंप्रेस करके बताता है। आप कोई सा भी यूपीएससी का सोर्स उठा लो, कोई सा भी यार, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 अपने आप में एक पूरे का पूरा एंशियंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ने जैसे हैं, मानते हो श्रेया? ये 4 साल का सिर्फ युद्ध नहीं है, इसके साथ अनगिनत घटनाक्रम शामिल हैं इसके साथ। अब हम सब कुछ और सारी सिटीज़ तो जान नहीं सकते हैं कि इसमें ये मर गए थे, उसमें वो मर गए थे, ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन हालांकि लंबी थी, लेकिन उसकी ट्रेजेक्ट्री को, उसके बाद को पता लगाना या सारे इवेंट को जानना वो सही भी रहता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर यहाँ पर अभी एक असमंजस का माहौल ये चल रहा है कि कौन जो है बेसिकली दुनिया के सारे रिसोर्सेज पे कब्जा करेगा, कौन वर्ल्ड लीडर बनेगा। इसके चक्कर में बहुत छोटी छोटी वॉर्स को हम लोग काउंट भी नहीं करते हैं डिटेल में। वो नॉर्मल लोवे की बुक में दे रखा होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन वो आपको पढ़नी नहीं है, किसी को नहीं पढ़नी है वो। हाँ बैटल ऑफ वर्दून जो बेसिकली ये था, ये इनको पता लग गया इसको लड़के कि यार देखो एक दिन के अंदर 20,000 लोग मारे गए, तो वर्ल्ड वॉर 1 को आगे कैरी करने का कोई फायदा है भी क्या नहीं है। सबक मिल गया इस एलिस को, मतलब वो एक टॉन्टिंग वे में लिखा गई ये वाली लाइन कि बैटल ऑफ वर्दून तो तुम गए तो थे बड़ी एक्साइटमेंट से लड़ने, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है भाई, ये वॉर तुम्हारे फेवर में अगर आ भी रहा है तो तुम उसके पीछे तुम लूज क्या कर रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है तुम्हारी, ये चीज समझ जाओ। इसने एक सबक दे दिया, मतलब इस टाइम पर जैसे अभी ऊपर देखा था ना हमने, ब्रिटेन ने पहले ही दिन 20,000 लोग खो दिए। भाई 20,000 का मतलब समझ रहे हो आप, लोग, इंसान। 2 लाशें कहीं पड़ी हो तो इंसान का खून ठंडा पड़ जाता है। 200 कहीं पड़ी हो तो वो उस एरिया के अंदर पता चला कर्फ्यू लग जाए। 2,000 कहीं पड़ी हो तो एरिया छोड़कर भाग जाओ वो हमेशा हमेशा के लिए, ये तो कब्रिस्तान बन गया है। 20,000 लोग एक दिन में, पहले दिन, टोटल तो छोड़ ही दो एस्टिमेट। तो ये चीज़ पता लग गई कि कल को अगर ये वॉर कंटिन्यू करने का या जीतने का, या इस वॉर से कुछ मिलेगा भी कि जितना हम लूज कर रहे हैं, ये एक सवाल खड़ा हो गया सबके सामने। समझ में, मतलब लूज तो करते जा रहे हैं जिस चीज़ के लिए वॉर लड़ रहे हैं, तो कल को कुछ जाके कुछ फ्रूट मिलेगा क्या, कि रिकवरी हो पाएगी इन सब चीज़ों की कि नहीं। ये एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया हम सबके सामने, समझ गए। तो जार की रिजीम गिर गई, और जार की रिजीम किसने गिराई थी? ऑब्वियस ये बात है रशिया के लोगों ने गिराई थी, लेकिन आम जनता ने बेसिकली, है ना, वर्कर्स और पीजेंट्स ने एक रेवोल्यूशन कराता है ना कि हमें पावर में आना चाहिए, और उनको मोटिवेशन किसने दी थी? लेनिन। और रेवोल्यूशन के लिए किसकी राइटिंग्स प्रभावित थी वहां पर? लेनिन तो हुआ एक लीडर, राइटिंग्स किसकी प्रभावित थी? कार्ल मार्क्स। और लेनिन से कौन प्रभावित था इंडिया में? भगत सिंह। ठीक है, जार रेजिम गिर गई रशिया में, इट वॉज ओवरथ्रोन इन रेवोल्यूशन। अब नाउ रशिया वांटेड पीस एंड कॉन्सिक्वेंटली इट साइंड द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क।
वैसे इन्होंने हाइफन दे रखा है, बहुत सारी बुक्स में आपको ना हाइफन नहीं देखने को मिलेगा, इसको साथ में भी आप ब्रेस्ट लिटोवस्क भी बोल सकते हो, लेकिन ब्रेस्ट और लिटोवस्क आप हाइफन डाल के भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 3 मार्च 1918 में इसने ट्रीटी साइन करी, किसके साथ? जर्मनी के साथ। यानी कि युद्ध का एक परिणाम तो देखने को मिल गया, क्या? कि एक साइड से विनर कौन हुआ? एक साइड से कह रहा हूं, मतलब मैं एक कंट्री विनर कौन सी हुई? अभी अभी के लिए क्या देखने को मिल रहा है? जर्मनी, है ना? जर्मनी विनर हुई। कैसे? कौन सी साइड से? किसका नाम ऊंचा कर रही है जनवरी? कौन से खानदान का? ट्रिपल अलायंस। और किसने नाक कटवा दी ट्रिपल एंटेंट की? रशिया। और अब ट्रिपल एंटेंट का नाम वैसे क्या बोला जा रहा है? एलिस। जर्मनी जीत गए वैसे तो, मतलब जर्मन फोर्सेस जीत गए, जर्मनी जीत गए, देखने को यही लग रहा है। लेकिन और 1918 का भी समय आ गया है, मार्च में पहुंच गए हम लोग, वर्ल्ड वॉर 1 पूरा इसके फेवर में, है ना? लेकिन एक प्लेयर गायब है अभी यहाँ से, है ना, जो कि अभी सिर्फ मॉरल और मटेरियल एड तेरे में लगा हुआ है। कौन? यूएसए। क्या पता वो उसके आने से, जैसे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आया था, है ना, 3 दिन के अंदर उसने आधे जापान को मिटा के रख दिया था। क्या पता यहाँ पर भी कुछ बड़ा कर जाए, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।